हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के ज्योग्राफी के यहाँ पे पीवाईक्यू, और ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे सीडीएस 2021 वाले पेपर में जितने भी हमारे ज्योग्राफी के पेपर यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे अच्छे से इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं पिछले 5 साल के, और अभी हम यहाँ पे ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। अब नाउ आपको एक दिन में 2 वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं ज्योग्राफी के, तो प्लीज़ दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा ये जो सिलेबस है हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और दूसरा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का भी। और साथ ही साथ आपने अगर कोई पार्ट नहीं दे रखा है, या फिर जैसे कि ज्योग्राफी का या फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो आपको यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू व्हाट। ठीक है, तो देखो मान के चलो ये हमारा यहाँ पे सदर्न पार्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इंडिया का। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साइड में आपका पड़ता है अरेबियन सी, इस साइड में पड़ता है आपका कौन सा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा कि पूरा बे ऑफ बंगाल इंडिया को नहीं मिलता है, मतलब पूरा बे ऑफ बंगाल इंडिया का नहीं है। ठीक है, और ना ही पूरा अरेबियन सी इंडिया का, ना ही इंडियन ओशन इंडिया का है। ठीक है, वैसे ही सेम सिचुएशन जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के साथ मिलता है, तो पूरा बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश का भी नहीं है। ठीक है, अब वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली वो हम लोग डिसाइड करते हैं इससे, टेरिटोरियल लिमिट से। ठीक है, टेरिटोरियल लिमिट मतलब क्या हुआ, जैसे आपका यहाँ पे ये है आपका लैंड मास। ठीक है, ये आपका है लैंड मास। अब यहाँ से ना, यहाँ पे आप जाओगे 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, नॉटिकल माइल्स बेसिकली आपका यहाँ पे डिस्टेंस होता है वाटर पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है आपका लैंड से लेके वाटर में। ठीक है, जैसे ही मान लो कि यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा, ठीक है, अब इसको आप हर तरफ से यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स ऐसे आप कवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये अंदर वाला पूरा, ठीक है, इस इतनी एरिया जो है ना वो आपके लिए अलाउड है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में फिशिंग कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ अगर आपको मान लो एक्सप्लोर करना है, सी बेड को एक्सप्लोर करना है, या कुछ आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मतलब कुछ भी करना है अपनी कंट्री के लिए करना है, तो आप इतने ही एरिया में आपके लिए अलाउड है। ठीक है, आप इधर बाहर जाके मान लो यहाँ पे जाके आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी टेरिटरी में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना ही वो किसी दूसरे की अगर टेरिटरी में नहीं आ रहा है, जब तक यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री नहीं है तो। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपका लैंड है, यहाँ पे कोस्ट लाइन है, वहां से आप लैंड से लेके 12 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस तक कवर करो आप वाटर पे, जहाँ पे भी वो एंड हो रहा है उतने पार्ट में आप कुछ भी कर सकते हो वो अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको ऑयल निकालना है तो भी आप सिर्फ इतनी ही एरिया में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके बाहर जाके आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा, 12 नॉटिकल माइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, अब इसको स्टार मार्क कर लेना, ये ओशन करेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपका कोल्ड ओशन करंट होगा ना, वो आपका हॉट डेजर्ट के पास से गुजरता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ ओशन करंट्स बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो यहाँ पे पहला तो है कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो डी ही ऑप्शन है। ठीक है, अब कैलिफोर्नियन जो करंट है ये आपका किसके पास यहाँ पे बहता है, मोहावे के पास। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, आप बस डेजर्ट के नाम याद रख लो और कहाँ पे लोकेटेड है, और उसके थ्रू आप फिर यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन सा वहाँ पे करंट यहाँ पे होगा, वार्म होगा कि कोल्ड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डेजर्ट का नाम याद रख लो, दूसरा यहाँ पे करंट का नाम याद रख लो, और कहाँ पे वो डेजर्ट पड़ती है बस वो याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट आपका पड़ता है मोहावे में। फिर यहाँ पे एक आता है आपका पेरुवियन करंट। ठीक है, तो पेरुवियन करंट आपका कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है आपका अटाकामा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बेंगुएला। ठीक है, बेंगुएला करंट, तो यहाँ पे ये भी आपका कोल्ड करंट है, और ये आपका पड़ता है नामिब करके डेजर्ट है आपकी अफ्रीका में वहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे आपको पता है सहारा डेजर्ट है। अब सहारा डेजर्ट में कौन सा यहाँ पे करंट आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका होता है कैनरीज। ठीक है, कैनरीज के बाद अगर हम यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में, तो वैसे आप याद रख सकते हो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ही है, तो यहाँ पे वेस्टर्न आप बोल सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है उसको ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ही बुलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो करंट होता है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। पर जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है,
मोहावे आपका रहता है यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट के साथ सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो देखो सबसे ईजी यहाँ पे टर्म्स आप याद रख सकते हो, जितने भी हॉट डेजर्ट है वो याद रख लो, क्योंकि ओशन करेंट्स में अगर हम कोल्ड ओशन करंट देखते हैं ना वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बस, कि हॉट वाटर जो आपके हॉट डेजर्ट्स है वो आप याद रख लो, उसके साथ साथ कहाँ पे वो सिचुएटेड है वो याद रख लो, ठीक है। तो उसके बाद आपको बस क्या करना है कि कौन सा करंट कहाँ से बहता है, बस आपको वो जानना है। और आप इजीली बता पाओगे, देखो अब ये कैलिफोर्नियन करंट है तो आपका यूएस के पास ही रहेगा, पेरुवियन करंट है तो पेरू यहाँ पे पेरू के पास रहेगा, और बाकी सहारा और नाबिप आपके अफ्रीका में है तो यहाँ पे उन दोनों के पास रहेंगे, ठीक है। तो आप इससे इजीली बता पाओगे कि कौन सा यहाँ पे करंट कहाँ पे बहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर है। नाउ डी नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि आपको टाइप बताना है, ठीक है, सॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टू और यहाँ पे थर्ड में, ठीक है, अगर आप देखोगे तीनों ऑप्शन में, तो आप अगर सीधा थर्ड ऑप्शन देखो तो यहाँ आपको क्या दे रखा है कि दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। अब आपका एक ही ऐसा सॉइल है जो यहाँ पे तीनों में मिलता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और वो है आपका यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि ये सब रीजन आपके डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर रीजन क्या, आपका यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी इन सब में फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी की वजह से आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलता है, और ये इकलौता सॉइल है जो इन तीनों यहाँ पे स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से इजीली बता सकते थे, ठीक है। आप अगली चीज यहाँ पे अगर देखते तो रेड येलो सॉइल इन्होंने जो यहाँ पे दे रखा है, तो देखो रेड येलो सॉइल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे, वो भी यहाँ पे कोस्ट लाइन से पहले थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे इतना एरिया छोड़ के ये जो एरिया है ना इतना, ये पूरा आपका क्या रहेगा, आपका येलो यहाँ पे सॉइल रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये पूरा एरिया, ठीक है, इधर तो आपका हो गया ये ब्लैक सॉइल, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो सॉइल, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी ये बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये है आपका येलो, ठीक है, येलो सॉइल, और ये आपका यहाँ पे कौन सा, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल जो है ये आपको मिलेगा थोड़े थोड़े कोस्टल एरियाज में, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस एरिया में मिलेगा, फिर इस एरिया में मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, मतलब टुकड़ों में मिलता है, पर कोस्टल साइड्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और कुछ कुछ आपको यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आपका ब्लैक सॉइल मिलेगा ना, या डेजर्ट है थोड़ी सी, उस तरफ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन से आप यहाँ क्लियरली बता सकते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए था कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ फैला हुआ होता है, और डेक्कन प्लेट्यू की वजह से हमें देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, बेसेल्टिक रॉक होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी, कि ब्लैक सॉइल रिच होता है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशिया में और एल्यूमिनियम में। और यहाँ पे साथ ही साथ वो एक क्ले तरीके से दिखता है, डीप है और इम्परमिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी, अब यहाँ से इस क्वेश्चन से ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे ब्लैक सॉइल। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे केमिस्ट्री में भी जोड़ सकते हो इसको, और एक आप यहाँ पे ज्योग्राफी में भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो ठीक है, आपकी बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का कौन सा ओर है, ठीक है, जिससे आपको एल्यूमिनियम मिलता है इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बॉक्साइट ओर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ओर्स बता रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कुछ कुछ जो यहाँ पे मुझे अभी याद आ रहे हैं वो सब मैं बता देता हूँ। तो देखो पहला तो आपके लिए बॉक्साइट ही है जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए याद रखना है कोरुंडम, ठीक है, कोरुंडम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी सोडियम की, तो सोडियम के लिए जैसे आपका होता है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट से आपका कौन सा मिलेगा, आपको सोडियम मिलेगा Na, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोरैक्स, ठीक है, ये इससे भी क्या मिलेगा, Na मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे चलते तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, ठीक है, के की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको किससे मिलेगा, ये मिलेगा आपको कार्नेलाइट से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखते हैं Mg, ठीक है, Mg भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले तो आपका यही कॉमन रहेगा, ठीक है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट से आपका Mg भी मिलता है। और एक आपका रहेगा डोलोमाइट, ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम में भी यहाँ पे डोलोमाइट सेम रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा जिप्सम, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिल्वर को, ठीक है। तो सिल्वर आपका मिलता है आपको हॉर्न सिल्वर से,
ठीक है। हॉर्न सिल्वर से आपको कौन सा मिलता है? सिल्वर। इसका फॉर्मूला क्या है? Ag। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है यहाँ पे गोल्ड, Au। ठीक है। Au किससे मिलता है? Au आपका मिलता है कैल्वेराइट से। ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेड की, ठीक है, तो देखो लेड किससे मिलता है? लेड आपको मिलता है गैलेना से। ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखो आयरन जो है ना, आयरन की आपको यहाँ पे याद रखना है, आयरन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे इस तरफ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। पहला है आपका साइडराइट। ठीक है। फिर आपका है हेमाटाइट, हेमाटाइट। ठीक है। और फिर आपका है लेमोनाइट, लेमोनाइट। ठीक है। तो ये सब तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है। और भी ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, पर यहाँ पे जितने ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सारे लिखवा दिए। ठीक है। और भी अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हो इसमें, और मैं बोलूँगा कि जोड़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। आप अपनी तरफ से भी इसमें जोड़ सकते हो लिस्ट में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला था यहाँ पे एल्यूमिनियम का, और कौन सा है? बॉक्साइट। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका किस टाइप की यहाँ पे वैरायटी है, मतलब किसकी यहाँ पे वैरायटी है। मैंने आपको ये पिछले ही वीडियो में समझाया। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका होने वाला है कॉफ़ी। और आपको एक और वैरायटी इसकी याद रखनी है, वो है आपकी यहाँ पे एक्सेल्सा। ठीक है। तो ये 4 वैरायटी कॉफ़ी की है, ये आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीपोर्ट गेन सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कभी भी बात करते हैं ना आयरन और एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पे उसी पोर्ट के थ्रू ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो वही एक अकेला पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैंडल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा पोर्ट है? आपका पोर्ट है यहाँ पे मुर्मुगांव, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? गोवा में। ठीक। कोची आपको देखने को मिलता है केरला में। और एन्नोर आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु। कांडला है यहाँ पे आपका गुजरात में। और इसी का दूसरा नाम क्या था? हमने पिछले यहाँ पे वीडियोस में सॉल्व भी किया है। तो इसका नाम था दीनदयाल। ठीक है। दीनदयाल पोर्ट। ठीक है। और आपको पता होगा हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वाइजैक के रिलेटेड आया था, जो कि आपका क्या है? एक लैंड लॉक्ड है। ठीक है। लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि वाइजैक का जो पोर्ट है ये आपका क्या है? लैंड लॉक्ड पोर्ट है। फिर आपका एक श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, वो आपका कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बाकी तो आपके चलो नाम के रिलेटेड है, जैसे प्रदीप आपका उड़ीसा में, चेन्नई आपका तमिलनाडु में। ठीक है। मुंबई पोर्ट आपका महाराष्ट्र में, उसका पहले का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये सब आपको यहाँ पे नाम पता होने चाहिए। पोर्ट्स के रिलेटेड भी यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हमेशा नहीं आते मैं ये बोलूँगा, पर हाँ आपको एटलीस्ट बस इतना पता हो जाए कि अगर कोई नया नाम रखा है, किसी पोर्ट का चेंज किया है नाम, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पिछली बार आया था, जहाँ पे उन्होंने कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा था। तो इसीलिए अगर अभी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ का न्यू नेम रखा है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है मोर। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स दे रखे हैं, मिल्पा और लदांग। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये दोनों टर्म्स जो यहाँ पे डिफरेंट नेम्स है, वो किस चीज़ के डिफरेंट नेम्स है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में ही। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम्स है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे मिल्पा है, ये हम लोग बुलाते हैं ग्वांटा मेला में। ठीक है। ग्वांटा माला में हम लोग इसको बुलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पर्टिकुलर चीज़ को। तो यहाँ पे देखो मिल्पा आपका हो गया यहाँ पे क्या? ग्वांटे मेला। ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ पूरा। तो ग्वांटे मेला में हम लोग बुलाते हैं मिल्पा। और लद्दाख आपका बेसिकली होता है इंडोनेशिया में, हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाते हैं इस नाम से, और साथ ही साथ मलेशिया में। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नेम्स है, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर देखनी है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपसे देखो वापस वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है जो हमने पिछले वीडियोस में किया है। तो कोरोलिसिस फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी अर्थ रिवॉल्व होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है यहाँ पे कोरोलिसिस फोर्स। और इस पर्टिकुलर फोर्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है। तो इस बेसिकली इस चीज़ में आपको यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो यहाँ पे आपकी विंड होगी ना, उसको ये राइट डायरेक्शन में ब्लो करेगी। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपकी यहाँ पे विंड होगी वो राइट डायरेक्शन में जाएगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? यहाँ पे कोरोलिसिस फोर्स की वजह से होता है। और ये कब बनती है? जब आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है। आपको ये पूछा है। और अच्छा यहाँ पे याद रखना है कि ये मैक्सिमम होती है पोल्स पे। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरा कि एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दिया है तो अच्छी बात है, पर आपसे इसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है।
कि यहाँ पे मैक्सिमम होती है यहाँ पे पोल्स पे और यहाँ पे एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। अब नाउ देखो यहाँ पे जो इसका मेन रीजन है वो यहाँ पे दे रखा है नीचे कि ये करती क्या है। तो इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आप तो गलत हो गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे करती है, ठीक है, राइट साइड में नहीं करती है, लेफ्ट साइड में करती है सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर एक तरफ आपको डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हाँ ये एक तो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपसे नॉट पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी आपको टॉपिक करते जाना है, ठीक है, करके ही जाना है। और ये दोनों पॉइंट को आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो कोरोलिसिस फोर्स के लिए। ना यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज। तो आपसे यहाँ पे बेसिकली जो रिवर के पैटर्न है ना डिफरेंट डिफरेंट, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे शुरू से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये आपकी रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर टूटी और यहाँ पे इस टाइप से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कौन सा पैटर्न होता है, ये आपका होता है ट्रेलिस, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेंट्रिकल की। तो जो आपका यहाँ पे डेंट्रिकल पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है, कहीं से भी आपकी ऐसे रिवर जा रही होती है, कहीं से भी ऐसे। ये आपके कौन से, ये है आपके डेंट्रिकल पैटर्न, ठीक है, डेंट्रिक पैटर्न। फिर आपका है यहाँ पे रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक जगह आपका वाटर रहेगा, फिर उससे हर डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे जाता है वाटर फ्लो, ठीक है, ये होता है आपका रेडियल। फिर आपका सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल बेसिकली रेडियल का अपोजिट हो जाता है कि हर तरफ से यहाँ पे आता है वाटर और एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे, ये है आपका सेंट्रीपिटल। और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा है कि हर तरफ से जो वाटर आ रहा है वो यहाँ पे एक लेक में या फिर वहाँ पे एक डिप्रेशन में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सेंट्रीपिटल। तो देखो ये पैटर्न के हिसाब से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी कर लेना। और एक आपका एक और मैं बता दे रहा हूँ, सब पैरेलल, ठीक है। तो सब पैरेलल जैसे यहाँ पे एक रिवर चल रही है, फिर यहाँ से आके ये ऐसे मिल जाती है और एक रिवर मान लो आपकी ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो ये पैरेलली चल के चलते आगे जाके फिर वो मिल जा रही है, तो ये इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सब पैरेलल। फिर आपका एक होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे बनता है, मान लो आपकी एक ऐसे रिवर जा रही है, एक दूसरी रिवर आके फिर ऐसे 90 एंगल पे मिल गई, ठीक है, तो वो आपका होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो ये कुछ पैटर्न है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं रिवर के, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है सेंट्रल। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ठीक है, फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल डैम। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका भाखरा नंगल डैम बना है वो यहाँ पे किसके ऊपर बना है, ठीक है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कौन सी रिवर के ऊपर बना है, आपसे बेसिकली यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है सतलुज, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे भाखरा नंगल डैम है ये बेसिकली आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी यहाँ पे जो जो यहाँ पे इंडस की यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जितनी भी आपको मेन रिवर्स दिख रही हैं ये सब इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपको ये भी याद रखनी है, जैसे चेनाब है, सतलुज है, रावी है, झेलम है, फिर आपकी ब्यास है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे क्या रखना है, नाम सबके आपको याद रखने हैं। और दूसरी चीज़ आपको कि इन सब के ऊपर जो जो डैम्स प्रेजेंट है ना वो सब भी आप थोड़े बहुत याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ झेलम की, तो झेलम पे आपको देखने को मिलता है पाकुल डैम, ठीक है, पाकुल डैम। फिर आपको यहाँ पे एक देखने को मिलता है सवालकोट, ठीक है, सवालकोट डैम, ठीक। तो आपको ये कुछ कुछ जो डैम्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे ब्यास में आपको देखने को मिलता है पौंग डैम, ठीक है। इंडिया की साइड में हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की साइड में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ज्योग्राफी में भी वो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। अभी तक अगर आप देखोगे याद करोगे तो अभी तक बस एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहाँ पे आपसे सुलेमान माउंटेन्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ गया था, मतलब आपको रॉन्ग बताना था, उसमें आपके आंसर था सुलेमान माउंटेन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार बस ऐसा आया जहाँ पे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ मेंशन हुआ है, वरना कभी अभी तक अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पाकिस्तान का मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, कौन सी यहाँ पे रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और खासकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र गंगा इन सब की भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सत्तर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है क्रॉप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज आपको जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो। तो देखो सबसे पहली नज़र आपकी यहाँ पे जानी चाहिए सेकंड ऑप्शन पे, और वहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस, अमन एंड बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। अब ये आपके बेसिकली डिफरेंट आपके नाम होते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप के जो इसका आंसर है,
और वो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, यहाँ पे आंसर है आपका राइस, ठीक है। राइस के डिफरेंट नेम्स है और ये एक खारिफ क्रॉप भी है। साथ ही साथ आपको पता है कि अबाउट 1/4 जो है यहाँ पे, अगर हम लैंड के हिसाब से बात करते हैं तो 1/4 जगह पे आपको राइस ही उगता हुआ दिखता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आप पल्सेस और कॉटन को तो हटा सकते हो, व्हीट और राइस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। पर आपको यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन जो यहाँ पे हिंट दे रखा था, एक तरीके से मैं बोलूंगा, वो था आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो यहाँ पे स्टेटमेंट एज अ हिंट दे रखा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक बेसिकली क्या होती है, जो भी आपकी यहाँ पे मैग्मा से बनती है, ठीक है। मैग्मा या फिर आप बोल सकते हो लावा से बनती है जो रॉक, तो वो आपकी होती है यहाँ पे इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पे आपका मैग्मा है, ठीक है। उसके बाद मैग्मा पे बेसिकली आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। या फिर आप इसको ही बोल सकते हो क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक। इन दोनों प्रोसेस में से जो होता है उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनती है, आपकी यहाँ पे बनती है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक आपकी यहाँ पे बनती है। अब इग्नियस रॉक बनने के बाद उस रॉक पे कभी यहाँ पे मान लो कोई इरोजन हुआ या डिकम्पोजिशन हुआ, वेदर के जो आप बोल सकते हो ना, वेदर के जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उन सब की वजह से इरोजन हुआ, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे क्या बनता है, इग्नियस रॉक के बाद ये सब होने के बाद आपका यहाँ पे बनते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं बहुत। और सेडिमेंट के बाद जब यहाँ पे आप लिथिफिकेशन लगाते हो, ठीक है, लिथिफिकेशन जब लगाते हो तो आपका यहाँ पे कौन सी रॉक बन जाती है, तो बन जाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि यहाँ पे सेडिमेंट से कौन सी बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और ये प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, लिथिफिकेशन। फिर उसके बाद अगर आप सेडिमेंट्री रॉक पे जब आप हीट करते हो सेडिमेंट्री रॉक को, ठीक है, हीट करते हो, प्रेशर में हीट करते हो, तो आपकी यहाँ पे कौन सी रॉक बनती है, तो आपकी यहाँ पे बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। पर यहाँ पे सेम चीज़ आप वापस से ये कर सकते हो, इसको रिवर्स करने के लिए साइकिल मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपको। यहाँ पे आप जैसे आपने मेटामॉर्फिक बना ली, उसके बाद आप क्या करो, इसको मेल्ट कर दो, ठीक है। इसको जब आप मेल्ट कर दोगे तो ये वापस से किस फॉर्म में आ जाएगी, मैग्मा फॉर्म में आ जाएगी। फिर वापस से ये प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये साइकिल तो याद रखनी है। साथ ही साथ आप इग्नियस रॉक को डायरेक्टली भी आप मेटामॉर्फिक रॉक में बना सकते हो, जो आपने यहाँ पे प्रोसेस किया, ठीक है। जो आपका बेसिकली सेडिमेंट्री के बाद जो प्रोसेस हो रहा है ना, वही डायरेक्ट प्रोसेस आप इग्नियस पे कर दो, हीट और प्रेशर डाल दो, तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे अगर करोगे, मेटामॉर्फिक रॉक को अगर मान लो उस पर इरोजन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उन सब चीज़ों से वापस से आपको सेडिमेंट मिलेगा, सेडिमेंट से फिर आप लिथिफिकेशन करोगे, वापस आपको सेडिमेंट्री रॉक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोसेसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे याद रखते हैं। तो नाउ यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ग्रेनाइट, ठीक है। ये आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। फिर अगर हम मार्बल की बात करते हैं, मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक का है, ठीक है, मेटा का है। फिर जो आपके दोनों हैं बाकी हेलाइट और शेल, ठीक है, ये आपके कौन से रॉक के, ये आपके सेडिमेंटरी रॉक के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये आपके कौन से सेडिमेंटरी रॉक के आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, हेलाइट भी और शेल्स भी, ठीक। और बाकी आपका यहाँ पे मार्बल मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस है जो आपसे यहाँ पे पूछा था। और ये प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, बस ये प्रोसेस को आपको यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रखा है, जो ओजोन लेयर होती है, जो आपकी एब्जॉर्व करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ये आपको बताने की कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है, फाउंड होती है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी है हमारे पास, ओवरऑल है 5 लेयर, ठीक है। तो सबसे नीचे मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे आपको मिलेगी कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट आपकी होती है यहाँ पे एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब देखो जो आपकी यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर है, यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, क्लाउड्स। और जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपकी परफेक्ट होती है फ्लाइंग कंडीशन के लिए, ठीक है। फ्लाइंग के लिए जो आपके एयरप्लेन उड़ते हैं वो इस पर्टिकुलर लेवल पे ज़्यादा उड़ते हैं, जो छोटे वाले प्लेन्स होते हैं वो इस पे भी उड़ सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पे। पर जो मेन प्लेन्स होते हैं बड़े वाले, जिस पे मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको उड़ते हैं यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि वो क्लाउड फ्री होता है, ठीक है। और क्लाउड फ्री है तो यहाँ पे वो परफेक्ट जोन है आपके यहाँ पे फ्लाइंग का भी, ठीक। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये पता चल गई। और दूसरा, आपको ओजोन भी यहाँ पे ही मिलती है, ठीक है, इसी रीजन में आपको क्या मिलती है, ओजोन भी मिलती है, ठीक।
फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीजोस्फेयर की, तो मीजोस्फेयर इससे अगली वाली लेयर है जहाँ पे आपको कॉमेट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वहां तक आते हैं कॉमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कॉमेट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम थर्मोस्फेयर पे चलते हैं, तो थर्मोस्फेयर पे आपको यहाँ पे सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक्सोस्फेयर आपका एकदम ही आउटर बाउंड आपका रीजन हो गया, ठीक है। और थर्मोस्फेयर आपकी ऐसी लेयर है जो कि एक्सरे और यूवी रेडिएशंस को भी यहाँ पे क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक तो सैटेलाइट है, साथ ही साथ यहाँ पे गैसेस भी होती हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपके यूवी रेडिएशंस को और एक्सरेज को यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक तो ये याद रखनी है। फिर लास्ट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सोस्फेयर की, तो एक्सोस्फेयर में आपको मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम, ठीक है। और हीलियम क्यों मिलता है, क्योंकि सन से आती है, आपको पता है सन में हीलियम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सब आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे चलो डिस्टेंस भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपका जो एक्सोस्फेयर है, ठीक है, ये आपका आता है 960 किलोमीटर पे, ठीक। जो यहाँ पे आपका थर्मोस्फेयर है ये आता है आपका 640 किलोमीटर पे। और मीजोस्फेयर आपका आता है यहाँ पे 80 किलोमीटर पे। और ये है आपका यहाँ पे 50 किलोमीटर पे। और उसके नीचे जो आपका बचा ये क्या है आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे इसके बारे में पूछ सकता है। और साथ ही साथ अच्छा ट्रोपोस्फेयर को यहाँ पे दो पार्ट में याद रखना। अगर पोल के बारे में पूछता है तो 8 किलोमीटर तक होता है। अगर आपसे डायरेक्ट बाकी सब जगह पे पूछता है अर्थ के, तो आपका होता है वो 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 18, 8, 50, 80, 640 और 960। तो आपको ये सब याद रखने हैं और ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस लेयर में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आप आपसे यहाँ पे पूछा था ओजोन लेयर, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट पूछा और आपको से पूछा है यहाँ पे प्राइमरी वेव के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जब अर्थक्वेक आपका आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स की यहाँ पे आपकी क्या निकलती है, वेव्स निकलती है। एक को हम लोग क्या बुलाते हैं, बॉडी वेव बुलाते हैं। और एक को हम लोग सरफेस वेव बुलाते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी वेव है इसमें आपकी निकलती है पी वेव और एस वेव, ठीक है। पी वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव बोलते हैं। और एस वेव को हम लोग सेकेंडरी वेव बोलते हैं। और जो आपकी सरफेस से वेव वेव निकलती है, मतलब सरफेस वेव जो निकलती है उसको हम लोग एल वेव भी बुलाते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है, आपकी एल वेव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है पी वेव के बारे में, ठीक है, प्राइमरी वेव के बारे में। तो जो आपकी यहाँ पे प्राइमरी वेव होती है वो सिमिलर होती है साउंड वेव के, ठीक है। क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे फिजिक्स में बताया था ये जब हम साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे थे कि साउंड वेव आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड या फिर बोल लो आप सबसे ज़्यादा तेज चलती है आपके सॉलिड्स में, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे इसके लिए भी फॉलो होता है ये चीज़, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी वेव भी सॉलिड में सबसे तेज चलती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, नहीं ये देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे यहाँ पे पास कर सकती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट है और ये बी गलत है। फिर लास्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है। ये सबसे तेज चलती है क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि साउंड वेव की तरह ये सॉलिड में सबसे तेज जाएगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि सबसे पहले ये फॉर्म होती है, सबसे पहले यही सरफेस पे पहुंचती है, उसके बाद आपकी यहाँ पे एस वेव पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है, वो होती है आपकी एल वेव, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में आगे, तो आपको जैसे पता होगा कुछ स्केल्स भी हमारे पास होती है जिसके थ्रू हम लोग अर्थक्वेक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता सकते हैं। जैसे आपके पास एक स्केल होती है यहाँ पे रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल बेसिकली आप यहाँ पे बताते हो मैग्नीट्यूड को लेके, ठीक है, कि अर्थ यहाँ पे अर्थक्वेक जो आया यहाँ पे उसका कितना मैग्नीट्यूड था, वो आप किसकी हेल्प से बताते हो, रिक्टर स्केल की हेल्प से बताते हो, ठीक है। तो इसका आपको स्केल भी याद रखनी है, 0 से 9 होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास मर्सेली स्केल, ठीक है, मर्केली या फिर मर्सेली स्केल, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे क्या बताते हो इसके बारे में, तो आप अर्थक्वेक की यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है आपकी अर्थक्वेक की, आप ये बताते हो किससे, मर्केली स्केल से। और ये आपका है यहाँ पे 1 से लेके 12 तक का यहाँ पे इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो ये दो तो आपको यहाँ पे ये पता चल गए। नाउ अगर आपसे मान लो पूछता है कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी। यहाँ पे ये एस है और ये आई है, ठीक है, सिस्मोलॉजी। नाउ अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि आपका जो सिस्मिक एक्टिविटी है कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इसको रिकॉर्ड करता है,
ठीक है, तो इसको कौन सा रिकॉर्ड करेगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो वेव्स का फॉर्मेट, कौन सी वेव किस में तेज है, ये सब, और सिस्मोग्राफ सिस्मोलॉजी के बारे में, और साथ ही साथ स्केल्स कौन सी यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वापस से आपसे सॉइल से क्वेश्चन पूछा है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सॉइल का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो वापस से आपसे एलुवियल सॉइल के बारे में पूछा है। तो आप देखो, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, जब भी आपसे सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है, या तो वो एलुवियल सॉइल के बारे में पूछा है, या फिर आपसे ब्लैक सॉइल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वाकई भी आपको सॉइल्स करने हैं, पर इन पे भी सबसे ज़्यादा फोकस आप इन दोनों पे करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी भी आपको करने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी भी नहीं करने हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे, पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानने का ट्राई करना, क्योंकि इनसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। ठीक है, अब ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है। ठीक है, दे आर जनरली। तो यहाँ पे देखो हम पिछले दो, यहाँ पे मैंने शायद पिछले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया पूरा एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। ठीक है, हमने ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया। अब देखो ये रिच किस किस चीज़ में होता है, ये आपका रिच रिच होता है यहाँ पे पोटैश में, ठीक है, लाइम में, और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, आपको एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि एज के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है यहाँ पे खादर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और एक आपका होता है भांगर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल आपको रिवर के ज़्यादा पास मिलेगा, और जो आपका ओल्ड है वो यहाँ पे आपको रिवर से दूर मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होगा? खादर होगा, जो आपका न्यू है। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। और एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादातर जो हमारी मेन रिवर्स है ना, उनके आसपास आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, तो गंगा का जो भी बेसिन है पूरा आपको एलुवियल सॉइल से दिखेगा। फिर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है उधर आपको दिखेगा। ठीक है, फिर महानदी के साइड में कृष्णा, कावेरी, जो भी आपकी मेन मेन रिवर है ना, बड़ी रिवर्स है, उनके आसपास में आपको यहाँ पे देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि इसके बारे में आप थोड़ी बहुत यहाँ पे रिसर्च खुद की तरफ से भी कर लो, साथ ही साथ जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझा रखा है वो भी आप ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है डी ऑप्शन, कि वो पोटैश में रिच होता है पर फॉस्फोरस में यहाँ पे पुअर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो आपका अगला क्वेश्चन भी आपका मैप बेस्ड है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछा है कि कौन सी यहाँ पे वाटर बॉडी है जो इन लोग को अलग करती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अभी आपको जैसे पता है कि उस टाइम पे जैसे अंडमान एंड निकोबार न्यूज़ में था, तो अभी के टाइम पे लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने भी डिग्री ऑफ चैनल है जो भी आपके लक्षद्वीप से रिलेटेड है वो तो आपको यहाँ पे करके ही जाने हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 11 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप के दो आइलैंड है, एक है आपका केन्ननौर, ठीक, और एक है आपका एमएनडीवी। ठीक है, एमएनडीवी, तो इन दोनों को सेपरेट करती है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप के पार्ट है, आपको याद रख के जाना है। ठीक है, ये फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे आपको यहाँ पे पता है, ये जैसे मान लो आपका इंडिया का साउथ पॉइंट है, और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से आपका जाता है राम सेतु। ठीक, अब राम सेतु के इस साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। और इस साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पाल्क स्टेट। ठीक है, वरना आप यहाँ पे अगर याद रखना है तो दोनों को इसके क्रॉस याद रख लो। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इस तरीके से याद रख लो कि दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, ये दोनों ही चीज़ सेम है। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद रख लो कि दोनों ही सेम है। वरना आपको याद रखना है कि आपका जो राम सेतु है उसके लेफ्ट साइड में है गल्फ ऑफ मन्नार, और राइट साइड में आपको देखने को मिलता है पाल्क स्टेट। ठीक, तो आपका यहाँ पे ये दो तो आंसर होने नहीं वाले। ठीक, और ना ही आपका यहाँ पे 11 डिग्री चैनल आपका आंसर है, क्योंकि ये लक्षद्वीप से रिलेटेड है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब नाउ एक और आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? आपका लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, उसको मालदीव्स जो आपकी कंट्री है उससे अलग करता है, और आपको पता है अभी मालदीव्स और लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं लोग। ठीक पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको मैच करनी है। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। अब देखो साइक्लोन्स के ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं अलग अलग ओशंस में, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको अलग अलग नाम से बुलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके साइक्लोन्स को, तो देखो सबसे पहले तो इंडियन ओशन में तो हम लोग इसको साइक्लोन ही बुलाते हैं, तो इसमें तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो ए का आंसर तो होने वाला है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लास्ट के दो तो आप इजीली हटा सकते थे।
नाउ अगर हम यहाँ पे अगले पे चलते तो हरिकेन्स आपने ज़्यादातर सुनेंगे कि यूएसए साइड में आप सुनते होंगे कि यहाँ पे हरिकेन आ गया, ठीक है? उसका मतलब ही वहाँ पे वैसे साइक्लोन ही है, पर वहाँ पे वो लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कहाँ मिलता है आपको यूएसए देखने को? अटलांटिक ओशन में। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे अटलांटिक ओशन में आपका हरिकेन देखने को मिलता है, तो बी का आ गया 4, ठीक है? तो ए तो ऐसे ही गलत हो गया, आपको आंसर मिल गया बी ऑप्शन। नाउ अगले में हम लोग देख लेते हैं तो विल्ली विल्ली जो आपके है, विल्ली विल्ली आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो यहाँ पे साइक्लोन्स को विल्ली विल्ली करके बुलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं चाइना साइड की तरफ, ठीक है? तो चाइना के जो आपका जैसे ताइवान है, चाइना है, तो उस रीजन में आपको यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं उसको वो लोग बुलाते हैं टाइफून, ठीक है? तो आपका टाइफून होने वाला है यहाँ पे साउथ चाइना सी में इसको बुलाते हैं। तो आपको इन चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है और ये वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये मेनली 4 टाइप है। इसमें कोई हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कि आपको याद ना हो, ठीक है? आप इज़िली याद कर सकते हो और यहाँ से आपसे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होने वाला है बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया, ठीक है? ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिक से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आप ये मत समझना कि ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है? ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रिक बेसिकली जो लोग मुंडा होते हैं ना, मुंडा जो ग्रुप है आपका, आपको पता होगा। तो मुंडा आपके कहाँ मिलते हैं? सेंट्रल इंडिया में आपको मिलते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो यहाँ पे मुंडा जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे यूज़ करती है, ठीक है? पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल गई। दूसरी यहाँ पे इन्हीं के द्वारा एक और लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है, वो आपकी होती है संथली, ठीक है? संथली। और यहाँ पे जो आपके द्रविड़ा हैं, अगर हम यहाँ पे इनकी बात करते हैं तो आपको पता है जो साउथ इंडिया है, जो भी यहाँ पे लैंग्वेजेस बोलता है, ठीक है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब आपकी कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है? यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। वहीं पे अगर हम इंडो आर्यन की बात करते हैं तो ऊपर का जितना भी एरिया है आपका, सब आपका इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भरा हुआ है, ठीक है? तो आपकी ऐसा नहीं है कि इंडो आर्यन कोई एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके यहाँ पे इंडो आर्यन में आती हैं, ठीक है? और सीनो तिब्बतन तो आपका यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कोई कम्युनिटी में ऐसा बोलता नहीं है, ठीक है? ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जैसे बंगाल साइड में, आसाम में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे सीनो तिब्बतन, ठीक है? ये भी आपकी सब क्या लैंग्वेजेस है, ठीक है? तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है यार, ये तो आप इजीली मार्क भी कर सकते थे कि इंडो आर्यन आपका लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ठीक है? क्योंकि आप अगर पूरा इंडिया देखोगे, उसको कवर करोगे, तो आपको सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन भी वाइज अगर आप देखने जाओगे तो ज़्यादातर लोग आपके कहाँ रहते हैं? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और लैंग्वेजेस भी आपकी ज़्यादातर बोली जाती है नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया साइड में ही, ठीक है? तो इसलिए भी आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते थे। और द्रविडियन जो लैंग्वेजेस है वो आपकी यहाँ पे साउथ इंडिया साइड में बोली जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे इंडो आर्यन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, ठीक है? इन अ डेफिनाइट पैटर्न, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया इन्होंने, इज नोन एज। तो आपको पता नहीं कि कौन से टाइप की हम लोग फार्मिंग या फिर क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो जैसे मान लो आपके पास ये है, आपकी एक लैंड है, ठीक है? यहाँ पे आज आपने सोचा कि इसको हम ना रो वाइज यहाँ पे क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे उगाएंगे आपके जो भी आपके प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक? अब जैसे आपने मान लो दो आपके पास क्रॉप्स है, आपने एक ए जो क्रॉप है वो आपने इस रो में डाल दिया, बी क्रॉप आपने इसमें डाल दिया, ठीक? फिर वापस ए आपने यहाँ पे करा, फिर बी किया, फिर ए किया और फिर बी किया। मतलब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहे हो, ठीक है? ये क्या है आपका यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है? डेफिनाइट पैटर्न है। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग होता है जब आप सेम चीज कर रहे हो पर आप पैटर्न फॉलो नहीं करते हो, ठीक है? नो पैटर्न, ठीक है? कोई भी पैटर्न नहीं होता, कहीं पे कोई भी चीज उग रही है, ठीक है? ऐसे समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे ये तो हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है? नाउ आपकी हाइब्रिड फार्मिंग क्या होती है? मान लो आपके पास दो क्रॉप है, एक एक है ए क्रॉप और एक है बी क्रॉप। तो जब आप इसकी क्रॉस ब्रीड करवाते हो तो एक बनती है यहाँ पे सी क्रॉप, तो आप यहाँ पे उगा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया ये हाइब्रिड फार्मिंग। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे लास्ट पे चलते हैं, वो है आपके पास मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे फार्मिंग तो कर ही रहे हो, ठीक है? पर साथ ही साथ आप लाइव स्टॉक भी कर रहे हो। लाइव स्टॉक बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप एनिमल्स को भी आप अपने फार्म पे रख रहे हो, ठीक है? एनिमल के भी जो आपके प्रोडक्ट्स है उनको भी आप यूज़ कर रहे हो, उनको भी बेच रहे हो। तो वो सब आपका यहाँ पे किस में आता है? मिक्स्ड फार्मिंग के टाइप में आता है, जहाँ पे आप क्रॉप भी उगा रहे हो, साथ ही साथ आप एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ भी आप उसको भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? इंटर क्रॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे डेफिनाइट पैटर्न की यहाँ पे बात की है और दो या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप्स उगाने की यहाँ पे बात की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगली चीज़ यहाँ पे, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो भी हमारे ज्योग्राफी सी डी एस 1 2021 के यहाँ पे पेपर से आए थे,
आई होप कि आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है? मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करता ही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो जॉइन ज़रूर कर लेना, आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी पूछते रहता हूँ। तो इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी। और दूसरा कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएँगी, ठीक है? और लास्ट में अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है ये। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।